नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्री में जिस मेथड से बनाया जाता है वो है ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। और बेटा इस ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया से नाइट्रिक एसिड को बनाया जाता है। ठीक है भाई, पहला स्टेप इसका हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले स्टेप में अमोनिया की ऑक्सीडेशन की जाती है और उससे क्या हासिल होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये हम कैटालिटिक चेंबर में कराते हैं जिसमें प्लैटिनम मेटल की गॉज लगी हुई है कई लेयर्स में, और उसको हीट करके उसका टेम्परेचर हमने कहाँ तक पहुंचाया हुआ है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हम मिक्सचर बनाते हैं अमोनिया और एयर का, किस रेशो में, 1:8 बाय वॉल्यूम, 1 पार्ट बाय वॉल्यूम अमोनिया और 8 पार्ट्स बाय वॉल्यूम एयर। और इस मिक्सचर को कैटालाइटिक चेंबर में भेजते हैं। जैसे ही ये मिक्सचर हीटेड प्लैटिनम गॉज के कांटेक्ट में आता है तो अमोनिया हवा की ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेती है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अब मैंने क्या बताया था बेटा कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। तो जो हीट इससे रिलीज होती है ना, प्लैटिनम का मेंटेन रहता है, यानी कि पहली बार तो हमें प्लैटिनम को हीट करके उसका टेम्परेचर पहुंचाना पड़ता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन उसके बाद रिएक्शन में जो हीट रिलीज हो रही है वो काफी होती है प्लैटिनम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। दूसरी बात आपको क्या बताई थी कि रिएक्शन क्योंकि रिवर्सिबल है, तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ली शैटलियर्स प्रिंसिपल कि अगर हमें इंडस्ट्री में कोई रिवर्सिबल रिएक्शन कराना हो तो हम किस तरह फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाकर प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, उसके लिए आपको बताया था रिएक्टेंट्स की सप्लाई ज्यादा रखेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड होगा, बट टेम्परेचर बढ़ाते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो। टेम्परेचर कम करने से ओवरऑल स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। ठीक है भाई, इस तरह 95% या 90% तक जो अमोनिया है वो ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड में। अब देखो इसके आगे एक छोटी सी कहानी और है, और वो ये है कि स्टेप 2 में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी NO को NO2 में कन्वर्ट करना है। ये रिएक्शन दूसरे चेंबर में होता है जिसे ऑक्सीडेशन चेंबर कहते हैं। अब कैटालिटिक चेंबर से नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडेशन चेंबर तक पहुंचाने के लिए एक लॉन्ग पाइप को यूज किया जाता है, और वो लॉन्ग पाइप बॉयलर में से गुजर रहा है। बॉयलर में पानी भरा हुआ होता है। जब ये गैसेस पाइप में से गुजर रही होती है तो बॉयलर क्या करता है, बॉयलर में मौजूद जो पानी है वो क्या करता है, इन गैसेस की हीट को एब्जॉर्ब करता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह इन गैसेस का टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि बेटा जो अगला रिएक्शन होना है नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमें टेम्परेचर को कम करना है। पहला रिएक्शन हुआ था 600 डिग्रीज पर, तो यानी कि गैसेस जो बनेंगी उनका टेम्परेचर अराउंड इतना ही होगा, 600। तो हमें उसका टेम्परेचर कम करना है अगले रिएक्शन के लिए। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कैटालिटिक चेंबर से एक लंबे पाइप के जरिए इन गैसेस को ऑक्सीडेशन चेंबर में पहुंचाते हैं, और वो पाइप गुजर रहा होता है बॉयलर्स से। बॉयलर्स में पानी भरा हुआ होता है। जब गैसेस पाइप में से गुजर रही होती हैं तो पानी क्या करता है, इनकी हीट को एब्जॉर्ब करके खुद स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह गैसेस का टेम्परेचर कम होता रहता है। 600 से कम होकर 150 तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, 150 तक। और ये गैसेस जब ऑक्सीडेशन चेंबर में पहुंचती हैं तो इनका टेम्परेचर होता है अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीडेशन चेंबर में सिंपल रेफ्रिजरेशन या कूलिंग का प्रोसेस होता है, और इससे इन गैसेस के टेम्परेचर को मजीद कम करके 50 तक ले आते हैं, और फिर 50 पर स्टेप 2 का रिएक्शन होता है। ठीक है भाई, तो स्टेप 2 की हेडिंग से पहले आप एक और हेडिंग डालोगे, और वो है ट्रांसफर ऑफ गैसेस
ठीक है भाई, ट्रांसफर ऑफ गैसेस की एक हेडिंग डालोगे। अब देखिए भाई क्या लिख रहे हैं इसमें कि द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एयर आर एट हाई टेम्परेचर which are passed through long pipes going through the boilers water absorbs heat from gases and converts to steam while the temperature of gases reduced to 150 degree centigrade when they enter the oxidation chamber. ठीक है भाई, तो पहला स्टेप, पहला रिएक्शन का हुआ था कैटालिटिक चेंबर में, जहां टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड था। और बेटा जो गैस वहां पे फॉर्म हुई, नाइट्रिक ऑक्साइड और एयर जो बच गई, वो भी इतनी हाई टेम्परेचर पर ही होंगी दायरा। अब अगला रिएक्शन जो कराना है स्टेप 2 में, वो होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इन गैसेस के टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, कम। इसके लिए बेटा कैटालिटिक चेंबर से इन गैसेस को एक लॉन्ग पाइप के थ्रू ऑक्सीडेशन चेंबर में भेजा जाता है, और उस पाइप में जगह जगह बॉयलर्स फिट होते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है। गैसेस जब पाइप में से गुजर रही होती हैं तो बॉयलर में मौजूद पानी उन गैसेस की हीट को एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट होता है, स्टीम में। और इस तरह गैसेस का टेम्परेचर क्या होता रहता है, कम। और 600 से कम होते होते जब गैसेस ऑक्सीडेशन चेंबर में पहुंचती हैं तो कम होके कितना रह जाता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप हेडिंग डालोगे स्टेप 2, ऑक्सीडेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड into NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। The gases received in oxidation chamber are further cooled to 50 degree centigrade by रेफ्रिजरेशन। अब जो गैसेस ऑक्सीडेशन चेंबर में पहुंचती हैं, तो मैंने बताया टेम्परेचर उस वक्त कितना होता है, 150। इनको मजीद ठंडा करके इनका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाया जाता है। बेटा गैसेस वाटर से रिएक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि गैसेस पाइप के अंदर है और पानी बॉयलर के अंदर है, कांटेक्ट में नहीं है। यानी कि ये पाइप गुजर रहा है और ये एक बॉयलर है, इस बॉयलर के अंदर पानी है और इस पाइप के अंदर गैसेस है। सिर्फ हीट कंडक्ट होके बाहर जा रही है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। गैसेस की हीट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट तो एनर्जी है जो कि कहीं से भी पास हो जाती है। पाइप तो बेसिकली पाइप की वॉल
जो है उसके थ्रू हीट निकल रही है। गैसेस वाटर के कांटेक्ट में थोड़ी आ रही है, पाइप कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे आप कभी कभी नहीं करते चाय ठंडी करने के लिए चाय के जो कप होता है उस मॉल्स को ठंडा करते हो, मतलब उस पर ठंडा पानी लगाते हो या डालते हो, ठीक है? नहीं वो तो एक, वो भी एक तरीका है। तो बेसिकली ये गैसेस वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ रही है सर। ठीक है भाई, सिंपल रेफ्रिजरेशन के जरिए आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया। नाउ एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रिक ऑक्साइड reacts with oxygen to form नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंबाइन होकर क्या बना लेती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Step 3 is formation of HNO3 नाइट्रिक एसिड। अच्छा भाई, स्टेप 3 में नाइट्रिक एसिड बनेगा। बेटा ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी ऑक्सीडेशन चेंबर के अंदर, इसे ऑक्सीडेशन चेंबर से निकालकर एब्जॉर्प्शन टावर में भेजा जाता है और एब्जॉर्प्शन टावर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नीचे से ऊपर आती है और ऊपर से इस पे वाटर स्प्रे किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी में एब्जॉर्ब होती है तो फॉर्म होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, in this step nitric acid is formed in absorption tower for this purpose nitrogen dioxide is transferred from oxidation chamber into absorption tower in which water is sprayed, in which water is sprayed and nitrogen dioxide gets absorbed to form nitric acid। ठीक है भाई, तो स्टेप 3 में फाइनली नाइट्रिक एसिड बनेगा और स्टेप 3 एब्जॉर्प्शन टावर में होता है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में एब्जॉर्ब करके नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। अब ये कैसे होगा बेटा, ऑक्सीडेशन चेंबर में जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी है उसे ऑक्सीडेशन चेंबर से लेके आएंगे एब्जॉर्प्शन टावर में, जहां इसके ऊपर पानी का स्प्रे होगा और ये पानी में एब्जॉर्ब होकर क्या फॉर्म करेगी, नाइट्रिक एसिड। तो रिएक्शन देखिए क्या बेटा,
ठीक है भाई, ये रिएक्शन होगा जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में एब्जॉर्ब होगी तो क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड और NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अब बेटा कुछ बातें जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है इसे स्टेप 2 में भेज दिया जाएगा ताकि ये भी ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। मतलब जाया नहीं कर रहा है, जब एक काम की चीज बनी रही है तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ बन रही है इसे स्टेप 2 में भेजकर किसमें कन्वर्ट करवाया जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। अब देखो भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में एब्जॉर्ब होकर क्या फॉर्म कर रही है, ये एब्जॉर्प्शन टावर क्या है, उमर एहसान पूछ रहा है। बेटा काम की बातों पे फोकस किया करो ना, ये सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े कमरों जितने जो है वो डब्बे होते हैं जिनके अंदर ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन्हीं में से एक का नाम कैटालिटिक चेंबर है, एक का नाम ऑक्सीडेशन चेंबर है, एक का नाम एब्जॉर्प्शन टावर है। वो माइनर डिटेल्स इन पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, उस पर इतना फोकस कर रहा है भाई। समझ ले, इंडस्ट्री में कुछ भी बनाना है ना तो वो छोटे छोटे डब्बों में नहीं होता, बड़े बड़े कमरों जितने डब्बे होते हैं उन्हीं के नाम रख दिए, एक का एब्जॉर्प्शन टावर, एक का ऑक्सीडेशन चेंबर, एक का ये, एक का वो। उन्हीं में से एक एब्जॉर्प्शन टावर भी है भाई। खैर, तो भाई अब काम की बात जो बता रहा हूं उस पर फोकस करें कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनी उसे भेज दिया स्टेप 2 में ताकि वो ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। अब क्योंकि बेटा NO2 पानी में एब्जॉर्ब होकर नाइट्रिक एसिड बना रहा है तो इनिशियली जो नाइट्रिक एसिड बनता है वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होता है। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता कि NO2 सारे ही पानी को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर दे। तो कुछ पानी नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बाकी सारा पानी पानी रहता है, और पानी के अंदर नाइट्रिक एसिड एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्म में बनता है। तो हम उस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को दोबारा स्प्रे कराते हैं। तो पहले स्प्रे हो रहा था इस एब्जॉर्प्शन टावर में पानी का, फिर स्प्रे कराएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का ताकि उसमें मजीद NO2 एब्जॉर्ब हो और उसका मजीद पानी किसमें कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रिक एसिड में। तो इस तरह मिक्सचर में पानी कम होगा और नाइट्रिक एसिड बढ़ेगा। तो बार बार इसको रिसाइकिल करते हैं, यानी कि बार बार इसको एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब हो और ज्यादा से ज्यादा पानी किसमें कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रिक एसिड में, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। बट बेटा यहाँ पे जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अचीव होती है वो 68% है, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अचीव नहीं हो पाती। तो इसके बाद लिखेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म इज सेंट टू ऑक्सीडेशन चेंबर टू बी converted into NO2। ठीक है भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्म हुई उसे ऑक्सीडेशन चेंबर में भेज देंगे ताकि वो भी कन्वर्ट हो जाए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नाइट्रिक एसिड इनिशियली फॉर्म्ड is very dilute, that is recycled to absorption tower to absorb more and more NO2 to increase concentration। The final concentration achieved by this method is 68%। ठीक है भाई, ये नाइट्रिक एसिड जो बना इनिशियली ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट है,
वाटर का रेशियो कम क्यों नहीं कर सकते? कर तो रहे हैं बेटा, वही तो कर रहे हैं। पानी और एसिड को सेपरेट करने का कोई तरीका थोड़ी है। ये बात याद रखिएगा बेटा, पानी और एसिड को सेपरेट किया ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए तो बार बार इस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को एब्जॉर्प्शन टावर में भेज रहे हैं, ताकि जितनी ज्यादा NO2 एब्जॉर्ब होती जाएगी, उस मिक्सचर का पानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड में। इस तरह मिक्सचर में पानी कम होगा और नाइट्रिक एसिड बढ़ेगा। देयर इज नो अदर वे टू सेपरेट एसिड एंड वाटर। तो ऐसे पानी, अब एक तरीका अब यूज करेंगे हम, ठीक है, लेकिन वो इनिशियली नहीं किया जा सकता। जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट है जब नहीं कर सकते, जब पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब समझ लो वो है ही पानी, पानी में से पानी क्या निकालोगे? जब काफी अब इतनी कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने के बाद अब पानी उसमें से अलग कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका है, वो आगे बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो इसी वजह से हम इस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को बार बार एब्जॉर्प्शन टावर में भेज रहे हैं, ताकि बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती रहे और मिक्सचर में जो पानी है वो किसमें कन्वर्ट होता रहे? नाइट्रिक एसिड में। ऐसे मिक्सचर में पानी कम होगा नाइट्रिक, बट फाइनली जो हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इससे अचीव कर सकते हैं वो क्या होगी बेटा? 68%। यानी 32% अभी भी क्या होगा उस अंदर? पानी। अब इसको मजीद कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसको वेपराइज करेंगे, यानी कि इसको हीट करके लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर देंगे? गैस में, इस पूरे मिक्सचर को। और उस गैस को गुजारेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से। अब याद कीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जब नाइट्रिक एसिड और वाटर वेपर्स का मिक्सचर गैसियस फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से गुजारेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें से वाटर वेपर्स को क्या करता रहेगा? एब्जॉर्ब। और नाइट्रिक एसिड के वेपर्स आगे जाते रहेंगे, जिनको हम जमा करके जब लिक्विफाई करेंगे तो हमें 99% प्योर नाइट्रिक एसिड हासिल होगा। अभी भी 100% नहीं हो सकता, कुछ वाटर वेपर्स अभी भी स्केप हो जाते हैं। तो इस तरह फाइनली हमें 99% प्योर नाइट्रिक एसिड हासिल हो जाता है। ठीक है भाई, इसको जरा अब आप लिखेंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। अगला पॉइंट लिखेंगे कि फर्दर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बेटा, अगला पॉइंट लिखेंगे फर्दर कॉन्सेंट्रेशन is achieved by passing the mixture of nitric acid vapors, passing the mixture of nitric acid vapors and water vapors over concentrated sulfuric acid, over concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid that absorbs water vapors, full stop. The nitric acid vapors are then collected. The nitric acid vapors are then collected. The nitric acid vapors are then collected and condensed. Collected and condensed to obtain 99% pure nitric acid. To obtain 99% pure nitric acid. तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रिक एसिड हमें हासिल हुआ है वो 68% कॉन्सेंट्रेटेड था। फर्दर कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने के लिए हमने क्या किया?
कि इस मिक्सचर को पूरा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास पहले मिक्सचर था नाइट्रिक एसिड और वाटर का, अब किसका मिक्सचर बन गया? नाइट्रिक एसिड वेपर्स और वाटर वेपर्स का मिक्सचर। हम इस मिक्सचर को गुजारते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो इस मिक्सचर में मौजूद वाटर वेपर्स को क्या करता जाता है? एब्जॉर्ब। और नाइट्रिक एसिड के वेपर जैसे ही गुजरते जाते हैं, जिनको हम कलेक्ट करेंगे और कंडेंस यानी लिक्विफाई करेंगे, तो हमें हासिल हो जाएगा 99% प्योर नाइट्रिक एसिड। बेटे समझ में आ गया सबको? ये है मुकम्मल ऑस्टवर्ल्ड्स प्रोसेस। हाँ भाई, क्लियर हो गया है? अब एक काम लाजमी करना है, सब लोगों ने ध्यान से सुन लो, ध्यान से कान खोल के। मैंने आपको ये बात तो चैप्टर 9 से मुसलसल ही बोलता आ रहा हूँ कि हर कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस आपने कहाँ से करने हैं? बुक से। ऑस्टवर्ल्ड्स प्रोसेस, हाँ सिर्फ रिड्यूस वाले। अब नाइट्रिक एसिड तो है ना रिड्यूस सिलेबस में, और पूरा है, मतलब ये सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड, अभी काफी कुछ बाकी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप बुक से देखोगे। कलरलेस लिक्विड है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखा होगा। इसके अलावा इसकी 3 सॉल्यूशंस की डेंसिटीज लिखी हुई है, वो एमसीक्यूज में आई हुई भी है, वो याद करनी है आप। तो एक होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है फ्यूमिंग। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड वो होता है जिसमें NO2 डिजोल्व होती है, और NO2 डिजोल्व होने से उसका कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस से ऑरेंज येलो हो जाता है। तो नाइट्रिक एसिड वैसे तो कलरलेस है, लेकिन जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है उसमें NO2 मिलाई जाती है, तो वो ऑरेंज येलो कलर का हो जाता है। ऐसे अगर बहुत पुराना नाइट्रिक एसिड रखा हुआ है ना बेटा, तो उसके अंदर भी नाइट्रिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर NO2 बनाते हैं, और वो NO2 जब उसमें डिसॉल्व हो जाती है तो वो ऑरेंज येलो कलर का हो जाता है। ठीक है भाई, आपने इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस की डेंसिटीज की वैल्यूज याद करनी है लाजमी, एमसीक्यूज में पूछी हुई है, आज ही देखोगे लाजमी। इसके अलावा 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इन सॉलिड फेज एंड इन वेपर फेज। वो आपने बस याद करना है एज इट इज, उसमें जो वैल्यूज लिखी हुई है, उसमें डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ्स की वैल्यूज गिवन है बेटा, वो बनाने को एज इट इज आ जाता है। ठीक है भाई, जैसे नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जनरली जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये होता है HNO3 के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब इस बॉन्ड की लेंथ, इस बॉन्ड की लेंथ, इस बॉन्ड की लेंथ और इस बॉन्ड की लेंथ, ये 4 वैल्यूज होंगी। इसी तरह बेटा ये वाला बॉन्ड एंगल, ये 2 बॉन्ड एंगल्स, और ये तो खैर हमेशा ही 90 रहेगा। अब आप देखोगे सॉलिड फेज में वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होंगी और वेपर फेज में वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होंगी। वो वैल्यूज भी आपको याद करनी है बुक से। ये दोनों काम आपने बुक से करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आज ही जाके पढ़नी है, ठीक है बेटा। इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस की जो डेंसिटीज की वैल्यूज है वो याद करनी है, एमसीक्यूज में पूछी हुई है। उसके बाद आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इन सॉलिड फेज एंड इन वेपर फेज। ये स्ट्रक्चर है, दोनों में सेम बना हुआ होगा, बस मैंने क्या बताया, ये 1 2 3 4, इन 4 बॉन्ड्स की लेंथ्स की वैल्यूज, और बेटा ये 1 2 3, इन 3 बॉन्ड्स के एंगल्स की वैल्यूज, ये तो सेम ही है 90 दोनों में। ये सॉलिड फेज में अलग और वेपर फेज में अलग है, उन वैल्यूज को भी याद करना है, और ये स्ट्रक्चर एरेटिस बनाने के लिए आता है। ठीक है बेटा, लाजमी आपने ये काम करना है। बेटा लास्ट पॉइंट कौन सा रिपीट कर दूं साइम? हाँ भाई साइम, जल्दी बताइएगा बेटा, कौन सा लास्ट पॉइंट रिपीट करना है? ठीक है भाई, कल से हम बस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड स्टार्ट करेंगे। इसके काफी सारे रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं नाइट्रिक एसिड के, और यूजेस उसके बाद आएंगे। यूजेस भी आपने बुक से करना है, वर्बली बता दूंगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, नाइट्रिक एसिड का टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 5 होगा उधर, और 10 11 इधर। ठीक है भाई, इंशाल्लाह। हाँ, चैप्टर 5 में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन से क्लास लूंगा घर से अपने, मतलब वो इस क्लास के अलावा होगी।
तो जब यहाँ पे चैप्टर 4 एंड हो जाएगा तो यहाँ पे फिर हम अगला वीक तो इंशाल्लाह खुल ही जाएगा, तो हम वापस बेंजीन पे आ जाएंगे। ठीक है, बस बेंजीन ही बचेगा मेनली, 10-11 तो वैसे भी कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो बस आपका यही है इंशाल्लाह, बहुत से बहुत आपका एंड ऑफ जून में सिलेबस पूरा ही फारिग हो जाएगा। और हाँ, क्या रिपीट करूं? अच्छा, रिवीजन में चैप्टर 3 के वही वो अलग से करा दूंगा, किसी को करना है तो रिड्यूस वाले टॉपिक्स। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस तरह आपका सिलेबस पूरा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। जो डिक्टेट किया था वो पॉइंट बता दें भाई यार, कोई ग्रुप पे भेज देगा देना वो पॉइंट, ठीक है, जो डिक्टेट कराया था। ठीक है।